चलिए, आप लोग बहुत दिन से कह रहे थे कि यूपी टेट की ऑनलाइन क्लास चल सके। मैं ऑफलाइन पढ़ाती थी, लेकिन ऑनलाइन की शुरुआत आज किए हैं आप लोग के कहने से। बहुत दिनों से सभी लोग चाहते थे कि मैं यूपी टेट की क्लास शुरू करूं, तो इसमें अभी तो फ़िलहाल हम यूपी टेट शुरू कर रहे हैं। टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी तक की क्लास बनेंगी। आज हम देख रहे हैं यूपी टेट में स्वर किसे कहते हैं। तो आप बताएंगे स्वर कुछ? स्वर किसे कहते हैं या स्वर कितने होते हैं? संस्कृत में स्वर 9 हैं। माहेश्वर सूत्र कितने होते हैं? संस्कृत जगत में अगर हम उतर गए हैं तो हमको सबसे पहले पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि को जानना चाहिए। माहेश्वर सूत्र का नाम आप सभी लोगों ने सुना होगा। हमें लगता है कि सबसे पहले हम थोड़ा बहुत पाणिनि के बारे में जान सकें, और यदि आप लोग को लगता है कि हमको कुछ नहीं आता है तो ये मान के चलिए कि पाणिनि को भी शुरुआती में कुछ नहीं आता था। हम सब भी ऐसे ही हैं, तो हम उनको पढ़ करके थोड़ा कुछ सीख सकते हैं। पाणिनि तो नहीं बन सकते, पर पाणिनि भगवान को पढ़ करके हम उनसे थोड़ा कुछ सीख सकते हैं। संस्कृत में अक्षर किसे कहते हैं, कोई बताएगा? अक्षर किसे कहते हैं? न क्षरा इति अक्षरा, माने जिसका कभी भी विनाश ना हो वो अक्षर है। जैसे हम, और आप लोग बोला करिए, मैं पहले बोल रही हूँ। देखिए, आयुड़, रिलरिक, ए ओंग, आई औच। स्वर किसे कहते हैं पहले हम इसको जानते हैं। जो स्वयं से उच्चरित हो सके। स्वयं राजन्ते इति स्वरा, परिभाषा है उसकी, कभी कभी परीक्षाओं में पूछता है। स्वयं राजन्ते इति स्वरा, स्वयं राजन्ते इति स्वरा। स्वयं मतलब क्या होता है? स्वयं माने खुद से, अपने आप से। जैसे लोग कहते हैं कि ये काम मैंने खुद से किया, ये कढ़ाई मैंने खुद से किया, ये बुनाई मैंने खुद। स्वयं माने जो काम हम खुद से करें। स्वयं राजन्ते, राजन्ते का अर्थ होता है उच्चरित होना। जो अपने आप से उच्चरित हो सके उसको क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। जिसको बोलने के लिए किसी की जरूरत ना हो। जैसे आप लोग बैठे हैं, ये उदाहरण मैं आप ही लोग पे दे रही हूँ। स्वर और व्यंजन में अंतर क्या होता है? स्वर वो है कि जिसको बोलने के लिए किसी की सहायता न लेनी पड़े, यहाँ तक कि स्वर को स्वर की भी जरूरत नहीं होती है। और व्यंजन को बोलने के लिए हमेशा स्वर की जरूरत लेनी पड़ती है। जैसे हम एक उदाहरण लेते हैं, जैसे आप देखिए, बोल करके चेक करिए। जैसे लिखा हुआ है आ बोलने में आ निकल रहा है क्या? नहीं। आ बोलने में आ, लेकिन क्या हम का बोलें तो का बोलने में आ निकल रहा है कि नहीं? का बोलेंगे तो क्या निकलेगा? आ। इसका मतलब का में जो आ निकल रहा है वो स्वर है। का क्या है? व्यंजन है। इसीलिए व्यंजन की परिभाषा में होता है अर्धमात्रिकम व्यंजनम। जो स्वर है स्वयं राजन्ते इति स्वरा। जैसे आप दो लोग हैं, तो अब तो चला ये स्वयं राजन्ते इति स्वरा। जो स्वयं से उच्चरित हो सके वो क्या है? स्वर है। देखिए, स्वर हम व्यंजन को बाद में बताएंगे, लेकिन लगे हाथ थोड़ा सा इसको हम जान लेते हैं। व्यंजन क्या है? जिसको बोलने के लिए हमको स्वर की जरूरत पड़ती है। व्यंजन को हम कभी भी बोल नहीं पाएंगे। आप खुद भी बोल कर देखिए। हम क बोलते हैं तो क में अ निकलता है। का बोलते हैं, का में आ निकलता है। की बोलते हैं, की में ई निकलती है। कु बोलते हैं, कु में उ। यदि हम कोशिश करें कु बोलें और उ ना निकले तो आप कु बोल नहीं पाएंगे। जीभ पकड़ करके अपनी बोल लीजिए। और स्वर को हम बता रहे हैं, तो स्वर में अ, ई, उ, रिल, री, ए, ओ, आई। और संस्कृत में पूछता है कि स्वरों की संख्या कितनी है? 9 है।
कभी कोई पूछता है कि माहेश्वर सूत्र के कितने सूत्रों में स्वरों की गणना की गई है। माहेश्वर सूत्र के कितने सूत्रों में स्वरों की गणना की गई है। आ ई उ ड़, रिल री क, ए ओं गा, आई औ च। ये कितने सूत्र हुए? 1 2 3 4। माहेश्वर सूत्र के 4 सूत्रों में स्वरों की गणना की गई है। अभी हम स्वर के भेद पे बाद में चर्चा करते हैं, पहले हम देख लेते हैं स्वर के कितने भेद होते हैं। 3 भेद होते हैं। अब आप ये जान पाएंगे, कभी कभी पूछता है कि संस्कृत में स्वर कितने होते हैं तो, और कितने सूत्रों में स्वर को गिना गया। अब आपसे पूछा कि माहेश्वर सूत्र के कितने सूत्रों में स्वरों की गणना की गई है, तो कितने सूत्रों में? 4 सूत्रों में। अब आप इतना भी जानते हैं कि माहेश्वर सूत्र होता कितना है? 14 होता है। मान लो क्वेश्चन बन जाए कि माहेश्वर सूत्र के कितने सूत्रों में व्यंजनों की गणना की गई है, तो क्या बताएंगे? 10 सूत्रों में, चूंकि 4 निकल गया, अब बचा कितना? 10 सूत्र बचा। इन 10 सूत्रों में व्यंजन गिरा। यहाँ से हम शुरू करेंगे। है वरट लड़ यम गणनम झवई घड़दस जब गड़दस खप छटत चट्टो कपय शखसर हाल तक जाएंगे। 10 सूत्रों में व्यंजन को गिना गया। अब जो क्वेश्चन आपसे बनता है वो ये बनता है कि संस्कृत में मूल स्वर कितने हैं। संस्कृत में मूल स्वर कितने हैं, मूल स्वरों की संख्या कितनी है। अच्छा, पहले ये बना कि संस्कृत में मूल स्वर कितने होते हैं। मूल स्वर कितने हैं? 5 हैं। अभी आप इतना जान लीजिए, 5 है। इनको जो हलंत्यम है उनको छोड़िए, संज्ञक जो वर्ड हैं उनको छोड़ करके आप गिनेंगे। इस संज्ञक वर्डों की गणना नहीं करेंगे। 1 2 3 और 4 5, कितनी संख्या हुई? 5 हुई। ये है मूल स्वर। इनको मूल क्यों कहते हैं आप ये जान पाए। वैसे तो स्वर कुल मिला के 9 होते हैं, पर इनको मूल क्यों कहा गया? मूल मतलब ये है कि जो किसी से किसी की उत्पत्ति ना हो, वो आप अकेले अपने आप में क्या हैं, ऐसा कह लीजिए कि उनको किसी की ज़रूरत नहीं है। जैसे मास्टर साहब हैं मान लीजिए, तो मास्टर साहब वो एक तरह से मूल भी हो जाएंगे, और ज़्यादा देखा जाए तो ये स्वर भी हैं ना। स्वर और व्यंजन जो है एक दूसरे पर आधारित होता है, उसका उच्चारण हम नहीं कर सकते। ऐसे मान लीजिए भाई साहब हैं, अब उनको घर से पैसा मांगना पड़ता है पढ़ने के लिए, वो अपने पे निर्धारित नहीं हैं, उनको घर से पैसा मिलता है तब वो पढ़ाई कर पाएंगे। आप सभी लोग की यही कंडीशन है। अब मास्टर साहब जो लोग हैं, जो लोग मास्टर साहब लोग बैठे हैं या जो सर्विस वाले लोग हैं, उनको किसी की ज़रूरत नहीं है। वो अपने आप में क्या हैं? स्वर हैं। उनको किसी से सहायता नहीं लेनी पड़ती है, और जो व्यंजन है उसको किसी ना किसी से सहायता लेनी पड़ती है। मूल स्वरों की संख्या 5 है, जिसकी उत्पत्ति जैसे गांव में देखे होंगे, कुछ पेड़ पौधे ऐसे होते हैं जो लगाए नहीं जाते हैं, वो स्वतः निकल जाते हैं। आज के मार्केट में आप देखते होंगे, गांव में पहले देखा हुई है, पता नहीं आप लोग सुने हैं कि नहीं, मकोए आती थी पहले। हमको लगता है खेत में कोई मकोए बोता नहीं था, लेकिन मकोए वो अपने आप में निकल जाती थी और उसको लोग खाते थे। अब खेती में हमको नहीं लगता कोई मकोए की खेती करता है, और आज बड़े चाव से लोग मशरूम खरीद को ले जाते हैं। अब मशरूमों हमको लगता है कि जहाँ सरल ओरल पोरा ओरा रहे वहीं मशरूम हो जाए, और वो स्वतः ही क्या होता है? निकल जाता है, जिसको किसी के संयोग की ज़रूरत नहीं है। तीसरा आप ऐसा भी उठा सकते हैं कि जैसे सुने होंगे कि सीता जी जो हैं वो किसी के गर्भ से उनकी उत्पत्ति नहीं हुई है, या राम की उत्पत्ति किसी के गर्भ से नहीं हुई है, और हम लोग 2 लोगों के संयोग से हुए हैं, जो अपने आप में अकेले हो। जैसे जो जड़ रूप में है, आदि शक्ति जगदम्बा क्या है? वो जड़ रूप में है। यहाँ ये मूल स्वर आ किसी के संयोग से नहीं उत्पन्न हुआ है, ई किसी के संयोग से नहीं, ऊ किसी के संयोग से नहीं उत्पत्ति हुई है, लेकिन ए जो है इसको संयुक्त स्वर कहते हैं। संयुक्त स्वर क्यों कहा गया? क्योंकि ए 2 स्वरों के संयोग से बनता है। जैसे हम और आप हैं, या सभी लोग हैं इस सृष्टि में, जितने लोग हैं नर और मादा, आप ऐसा कह सकते हैं कि हम लोग माता पिता के संयोग से पैदा हुए हैं।
इसीलिए हम लोग क्या है, किसी से संयुक्त होते हैं, माता पिता से क्या है, संयुक्त होते हैं। लेकिन आप ऐसा ले लीजिए कि आदिशक्ति जगदम्बा को बोलते हैं तो वो किसी से संयुक्त नहीं हुई हैं, उनकी किसी के गर्भ से उत्पत्ति नहीं हुई है। इसी तरह से जब हम ए को लेते हैं तो ए जो है आ और ई के संयोग से क्या बना हुआ है, ए बना है। आ और ई से मिल करके क्या बनता है, ए। इसीलिए हम इसको संयुक्त स्वर कहते हैं। तो कभी कभी परीक्षाओं में पूछता है कि संयुक्त स्वर कितने होते हैं, कितने होते हैं, 4 होते हैं। और मूल स्वर कितने होते हैं, 5। अब आप देखेंगे ऊ को बनने के लिए किसी की जरूरत नहीं लगी, 2 लोग का संयोग नहीं हुआ। ओ को बनाएंगे हम तो आ और ऊ मिलकर के क्या बनता है, ओ बनता है। अब मान लीजिए पूछे ए का उच्चारण स्थान क्या होता है, क्या बताएंगे? ए का उच्चारण स्थान, आ का उच्चारण स्थान क्या होता है, ई का उच्चारण स्थान क्या होता है। अब यदि आपको मान लो ए और ओ का परीक्षा में खूब पूछता है, ए ओ ऐ ओ भी है, तो उसमें लोग कंफ्यूज होते हैं कि कंठ तालु होता है कि कंठ होष्ठ होता है। यदि आपको नहीं याद है तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है, आपको ये याद होना चाहिए कि ये किसके किसके संयोग से बना है। आ का उच्चारण स्थान कंठ, ई का उच्चारण स्थान तालु, आ और ई मिलकर के क्या हो जाएगा, कंठ तालु बन जाएगा, बनेगा। आ और ऊ का उच्चारण स्थान क्या होता है, आ का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ, ऊ का उच्चारण स्थान ओष्ठ, इसका ओ का उच्चारण स्थान हो जाएगा कंठ ओष्ठ। अभी फिलहाल हम आपको उच्चारण स्थान नहीं पढ़ा रहे हैं, लेकिन बीच में आने की वजह से इस पे चर्चा कर दिए। अब ये 5 और 4 मिल करके कितना हो गया, 9। एक तो आपका ये बना, पहले पूछेगा कि स्वरों की संख्या कितनी है, स्वरों की संख्या 9 है। अब इसमें मूल स्वर कितने हैं, ये बना 5 हुआ। अब फिर देखेंगे कि संयुक्त स्वर कितने हैं। देखिए जो मेरे पढ़ाने का तरीका है, यदि आप वर्णमाला को अच्छे से पढ़ लेंगे, इस पे सारी संधि आपको मिल जाएगी। अभी फिलहाल हम संधि को नहीं पढ़ा रहे हैं, लेकिन सुने होंगे दीर्घ संधि का सूत्र क्या होता है, अकः सवर्णे दीर्घ। अक हमारे यहाँ एक प्रत्याहार है, अक क्या है, प्रत्याहार है। हम आपको प्रत्याहार नहीं पढ़ा रहे हैं, ये हम आपको ये बताना चाहते हैं कि जब अकः सवर्णे दीर्घ को हम पढ़ेंगे, अकः सवर्णे दीर्घ, सवर्ण क्या है, दीर्घ क्या है, हम आपको बाद में बताते हैं, आप ये जान पाए। अब अ से उठाएंगे कहाँ तक गिनेंगे, क तक, हम आपको प्रत्याहार में बताएंगे। कभी कभी पूछता है अक प्रत्याहार में कितने वर्ण आते हैं, अ से उठाएंगे क तक, इत संज्ञक वर्णों को नहीं गिनना है, कितने वर्ण आ रहे हैं इसके बीच में, 5 वर्ण आए। अब इसी 5 वर्ण को हम सवर्ण, इसी को दीर्घ संधि कहते हैं, अ ई उ ऋ। आपको कम से कम इतना तो सबको मालूम है, अ और आ मिल के आ बनता है, आ और आ मिल करके आ ही बनता है। तो मेरा बस बताने का यहाँ तक का यही उद्देश्य था कि आप ये जान पाए, इसी पे सारी संधियाँ हो जाएंगी, इसी पे बन जाएगा। ई को यणच, यण संधि भी बन जाएगी यहीं से। हम फिलहाल जब प्रत्याहार पढ़ाएंगे तो आपको एक साथ बताएंगे। आज के लिए इतना ही रहने दीजिए।